हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज का जो पोर्शन है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हालांकि हम अभी तक जितना पढ़ते आए हैं सब इम्पोर्टेंट ही था। ठीक है, लेकिन ये जो है प्रोस्पेक्टस, ठीक है, ये समझ लीजिए किसी कंपनी का पैसा रेस करने का सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे बहुत ही ज़रूरी प्रक्रिया है। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रोस्पेक्टस होता क्या है। पहले तो ऐसे ओरली समझ लेते हैं, उसके बाद चलते हैं कि क्या हमारा इंस्टीट्यूट कहता है। ठीक है, प्रोस्पेक्टस मतलब होता है कोई ऐसा डॉक्यूमेंट होगा, ठीक है, जो आप, ठीक है, लोगों तक पहुंचाओगे और लोगों को बताओगे कि देखो भैया ये जो डॉक्यूमेंट में जो चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है, वो बिल्कुल सही हैं और ये हमारी कंपनी की है। ठीक है, और इसको देख लीजिए और हम इस प्रोजेक्ट पे, ठीक है, इस पर्पस पे हम काम करने वाले हैं। ठीक है, और इसके लिए हमको क्या चाहिए, फंड चाहिए। तो आप आइए हमारे कंपनी में, हम शेयर इशू कर रहे हैं, आप शेयर खरीदिए, सब्सक्राइब करिए, पैसे दीजिए और अपना शेयर ले जाइए, अपना हिस्सा, ठीक है, ले जाइए। ठीक है, अब शेयर क्या होता है ये हम अगले यूनिट में पढ़ेंगे। ठीक है, ये हमारा सेकंड यूनिट का ये लास्ट टॉपिक है। ठीक है, लास्ट टॉपिक है लेकिन हल्का नहीं है, बहुत ही भारी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हालांकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने अभी जितना सेकंड यूनिट का जितना पढ़ा है वो सब इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, हर बार बने हैं, इस बार भी बनेगा। ठीक है, तो ये चीज़ हम देखते हैं कि प्रोस्पेक्टस होता क्या है। हमारा इंस्टीट्यूट क्या कहता है कि प्रोस्पेक्टस किसको हम समझेंगे। ठीक है, और प्रोस्पेक्टस का मतलब क्या होता है। देखिए, कोई भी डॉक्यूमेंट होगा, ठीक है, जिसमें डिस्क्राइब होगा या इश्यूड, आप मतलब जो डिस्क्राइब किया गया होगा और इशू किया गया होगा प्रोस्पेक्टस की तरह। ठीक है, प्रोस्पेक्टस की तरह कोई भी डॉक्यूमेंट होगा, कुछ भी होगा, वो प्रोस्पेक्टस की, मतलब हम कह दें कि ये भैया हम प्रोस्पेक्टस की तरह इशू कर रहे हैं, ठीक है, वो प्रोस्पेक्टस मान लिया जाएगा। ठीक है, जैसा क्या, रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस रिफर्ड अंडर सेक्शन 32, जैसे कि रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस होता है जो हमारे कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 32 में लिखा हुआ है। ठीक है, या फिर सेल्फ प्रोस्पेक्टस जो कहाँ पे मेंशन है, अंडर सेक्शन 31, हमारे कंपनीज एक्ट के सेक्शन 31 में मेंशन है। ठीक है, इसके बारे में फिर आगे कहता है एनी नोटिस, सर्कुलर, एडवर्टीजमेंट या फिर other document inviting offers from the public for the subscription or purchase of any securities of a body corporate। मतलब सीधा सा कह रहा, कोई भी नोटिस होगी, कोई भी सर्कुलर होगा, ठीक है, कोई भी एडवर्टीजमेंट होगा, ठीक है, कुछ भी होगा, ठीक है, जो क्या कर रहा है, जो लोगों को बुला रहा है अपनी तरफ, इनवाइट कर रहा है, भैया आओ हमारे शेयर्स खरीदो आप। ठीक है, एक कंपनी होगी, एक बॉडी कॉर्पोरेट होगी जो लोगों में सर्कुलर इशू करेगी या फिर कोई नोटिस इशू करेगी या फिर न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट देगी या टेलीविज़न में एडवर्टीजमेंट देगी। ठीक है, या फिर कोई पर्चे, उसका जैसे पैम्पलेट्स होते हैं वो छपवा के पर्चे जगह जगह चिपकवा देगी। मतलब जैसे उसको सही लगेगा, जो मतलब मैंने उसको जो तरीका उसको सही लगेगा वो उसी तरीके से काम करेगी। ठीक है, और उसी को हम बोलेंगे प्रोस्पेक्टस, मतलब जो लोगों को अपनी तरफ बुलाए कि भाई आओ और आकर के हमारे से सब्सक्राइब करो। जैसे कि एक कॉलेज होता है, ठीक है, एक बिल्डिंग है, ठीक है, ये कॉलेज है, ठीक है, ये कॉलेज है, ठीक है, ये कॉलेज है, यहाँ इसको इसमें मतलब एडमिशन प्रोसेस चल रहे हैं अभी। ठीक है, यहाँ पे एडमिशन चल रहे हैं। ठीक है, इसने एक बुकलेट बनवाई, उस बुकलेट में सारी इन्फॉर्मेशन कॉलेज की लिख दी। ठीक है, सारी जानकारी इस कॉलेज की लिख दी। ठीक है, कॉलेज के फाउंडर का नाम होगा, कॉलेज के टीचर्स क्या क्या हैं, ठीक है, कॉलेज में कौन कौन सी फैकल्टी है, ठीक है, कौन कौन से सब्जेक्ट मतलब अच्छे से पढ़ाए जाते हैं, वहाँ सारी चीज़ें वहाँ मेंशन की जाएंगी, सब कुछ। ठीक है, A to Z इन्फॉर्मेशन दी जाएगी उस बुकलेट में। ठीक है, उसके बाद वो जगह जगह पोस्टर लगवाएंगे, बैनर लगवाएंगे, किस लिए, कि भैया लोगों को बताने के लिए, देखो भैया हमारे कॉलेज में एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, काइंडली आएँ और अपने बच्चों को एडमिशन दिलाएं इसमें। ठीक है, तो वो क्या कर रहे हैं, उनका पोस्टर और उनका जो बैनर है वो क्या कर रहा है, वो लोगों को इनवाइट करता है, उसको देख के लोग आपकी तरफ आते हैं और आकर के क्या करते हैं, आपसे फॉर्म खरीदते हैं।
जो फॉर्म खरीदते हैं उसी को बोलते हैं सब्सक्रिप्शन, और जो पोस्टर जो बैनर हैं वो हो जाते हैं प्रॉस्पेक्टस का काम करते हैं हमारे। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। देखते हैं क्या कहता है इशू ऑफ प्रॉस्पेक्टस। प्रॉस्पेक्टस इशू कैसे करते हैं और कब करते हैं। देखो व्हेन इशूड, कब इशू किया जाएगा, हमारा सेक्शन 26 सब सेक्शन 1 सेक्शन 26 सब सेक्शन 3 बताता है प्रॉस्पेक्टस इशू किया जा सकता है किस किस मैनर में, बाई ऑन बिहाफ, बाई और ऑन बिहाफ ऑफ अ पब्लिक कंपनी, एक पब्लिक कंपनी के बिहाफ पे, ठीक है, या उसके द्वारा या उसके बिहाफ पे कोई भी कर सकता है, विद रेफरेंस ऑफ इट्स फॉर्मेशन और सब्सिक्वेंटली। कह रहा या तो जब कंपनी बन गई, ठीक है, नई नहीं बनी है, ठीक है, उसके बाद वो इशू कर दे, या फिर सब्सिक्वेंटली, या फिर बाद में। बाद में कब, बाद में इसका मतलब ये है जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है, वो 100 करोड़ की कंपनी है, ठीक है, 100 करोड़ की कंपनी है, उसने लोगों में शेयर इशू किए, ठीक है, प्रॉस्पेक्टस इशू किया, शेयर लोगों ने सब्सक्राइब किए। करंटली जो वो प्रोजेक्ट कर रहा था वो प्रोजेक्ट सिर्फ 50 करोड़ का था, ठीक है, 50 करोड़ का था, तो कंपनी ने 50 करोड़ ही रेज किए, बाकी के पैसे कहे ठीक है बाद में कर लेंगे। बाद में फिर कंपनी को लगा कि नहीं भाई हमको और पैसे की ज़रूरत है, तो वो बाद में फिर से यही अपना प्रॉस्पेक्टस इशू करके फिर से इशू कर सकती है शेयर, वही सब्सिक्वेंटली के बाद यही कह रहा है, ठीक है। बाई और ऑन बिहाफ ऑफ एनी पर्सन हु इज़ और हैज़ बीन इंगेज्ड और इंटरेस्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ अ पब्लिक कंपनी। कह रहा कि कोई भी ऐसे व्यक्ति के द्वारा या फिर उसके बिहाफ पर, ठीक है, जो कंपनी बनाई जा रही है, ठीक है, जो कंपनी बनाई जा रही है उसके साथ वो इंगेज्ड है, ठीक है, उसके साथ वो लगा हुआ है, जुड़ा हुआ है, ठीक है, वो भी इशू कर सकता है। जैसे कि मान लीजिए कॉलेज है, अब कॉलेज के संस्थापक जो हैं, ठीक है, किसी भी कॉलेज के संस्थापक जो हैं वो डायरेक्टली तो इशू करने जाएंगे नहीं, लोगों के बीच में बातें करने जाएंगे नहीं कि भाई आप आए कराएं, ठीक है, मान लीजिए चले भी गए, लोगों में अपने बैनर्स पोस्टर सब लगवा दिए जगह जगह, फिर बाद में वो जो मान लीजिए उस कॉलेज का कोई टीचर है, ठीक है, क्योंकि टीचर है, टीचर का इंटरेस्ट है कॉलेज में, टीचर इंगेज्ड है ना कॉलेज के साथ, ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, क्योंकि बच्चे आएंगे, एडमिशन होगा, पढ़ाई होगी, तभी ना टीचर्स को फीस वगैरह मिलेंगी, ठीक है। मान लीजिए प्राइवेट कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज में तो बच्चे आए ना आए, टीचर्स को सैलरी तो मिलेगी गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो नहीं, प्राइवेट कॉलेज की बात कर रहे हैं कि बच्चे आएंगे, पढ़ेंगे, और जितने ज़्यादा बच्चे होंगे टीचर्स उतने ज़्यादा होंगे, या फिर उनकी सैलरी उतनी ज़्यादा होगी, तो अब सैलरी उनको मिलेगी, तो उनको एक काम दे दिया कि भाई देखो आप अपने पहचान में या फिर जहाँ जहाँ आपको सही मुनासिब लगे, ज़रूरत से मतलब एहसास हो कि हाँ यहाँ लगाना चाहिए, तो आप वहाँ पर्चे लगवा दो, या लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, या लोगों को डायरेक्टली ओरली भी जाके बता दो, वो भी प्रॉस्पेक्टस का काम करेगा, ठीक है। यही चीज़ें हैं इसमें, इतना ये समझा हमने कि प्रॉस्पेक्टस क्या होता है, ठीक है, और कौन इशू कर सकता है। अब कह रहा है कि वेयर इशू ऑफ प्रॉस्पेक्टस इज़ नॉट नेसेसरी, मतलब प्रॉस्पेक्टस कब और कहाँ इशू करना ज़रूरी नहीं होता है, ठीक है। पहली बात तो अब ये समझ लें सबसे पहले कि प्रॉस्पेक्टस जो होता है वो पब्लिक को इनवाइट करता है, किस लिए, कि हमारे कंपनी के शेयर्स को सब्सक्राइब करे, ठीक है, यानी कि खरीदे, बदले में पैसा दे, ठीक है, सब्सक्राइब करने के लिए। अब देखिए पब्लिक का इन्वॉल्वमेंट जहाँ होगा, ठीक है, जहाँ पे पब्लिक का इन्वॉल्वमेंट होगा वहाँ पे सब प्रॉस्पेक्टस इशू करना मस्ट है, कंपलसरी है, मैंडेटरी है, ज़रूरी है, ठीक है। वहाँ कोई ऑप्शन नहीं है, कोई अदर ऑप्शन नहीं है कि भैया चलो हम नहीं इशू करते हैं तो बच जाएंगे, कोई मसला नहीं, नहीं बिल्कुल भी नहीं बचेंगे आप, ठीक है। लेकिन अभी ये हमारा सेक्शन जो है, ये पार्ट जो है, ये पोर्शन जो है, ये बताएगा कि कहाँ कहाँ इशू करना नहीं है, ज़रूरी नहीं है। आप चाहो तो कर लो, चाहो तो ना करो, चॉइस इज़ योर्स, ठीक है। बट हमारे कंपनी लॉ इस पर कोई जोर नहीं डाल रहा है, कोई फोर्स नहीं कर रहा है आपको कि नहीं भैया आप करो ही करो, नहीं, कोई नहीं, आपको ऑप्शन देता है कि भाई आप मनो तो कर लो, ना मनो तो छोड़ दो, चॉइस इज योर्स। देखो आई एम सॉरी, सबसे पहले ये बताता है कि वेयर इशू ऑफ प्रॉस्पेक्टस इज नॉट नेसेसरी, ठीक है। प्रॉस्पेक्टस कहाँ पे इशू करना नेसेसरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है। देखो प्राइवेट कंपनी के केस में ये जनरली एग्जेम्प्टेड है, यानी कि प्राइवेट कंपनी अधिकतम इसको
निकाल दिया गया है, इस पावर, उसको ये पावर नहीं दी गई है कि भाई नहीं आप करो ही करो, उसके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है, ठीक है, नहीं आप करना मैंडेटरी नहीं किया, एग्जम्प्ट कर दिया, हटा दिया उसको उस कैटेगरी से कि भाई आपको छूट है, आप बच गए हो, आप निकलो, ठीक है। क्योंकि क्यों छोड़ दिया गया है, सबसे पहले ये जान लें कि प्राइवेट कंपनी को शेयर पब्लिकली इशू करने का राइट ही नहीं है, पब्लिक में शेयर इशू करने का राइट ही नहीं है। जब जिसको पब्लिक, मैंने कहा ना पब्लिक का इन्वॉल्वमेंट है तो मैंडेटरी है प्रॉस्पेक्टस इशू करना, लेकिन प्राइवेट कंपनी को पब्लिक में शेयर इशू करने का राइट ही नहीं है। तो फिर जिसको पब्लिक में प्रॉस्पेक्टस इशू करने के राइट नहीं है, शेयर इशू करने के राइट नहीं है, तो फिर प्रॉस्पेक्टस भी इशू करने के राइट नहीं है, ठीक है। उसको तो एग्जाम्प्ट कर दिया गया, हटा दिया गया, उस रेडी से निकाल दिया गया, भाई चलो आपको छूट है, आपको छूट है। लेकिन पब्लिक कंपनी के केस में क्या चीज़ है, ऐसी क्या बातें हैं, ऐसी क्या ऑप्शंस हैं जिनको आप फुलफिल करते हो या जिन पे आप चलते हो तो आपको भी छूट दे दिया जाता है कि भाई आप भी ना करो, ठीक है। वो हम समझते हैं क्या होता है। पहला, कंपनी जब राइट इशू ला रही हो, ठीक है, राइट इशू होता क्या है एक्चुअली, ठीक है, राइट इशू शेयर का इशू करना, ठीक है। जब आप शेयर इशू कर रहे हो, ठीक है, तो किसको शेयर इशू कर रहे हो, ठीक है, किसको शेयर इशू कर रहे हो। राइट इशू का मतलब होता है कि आप अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ही शेयर इशू कर रहे हो, ठीक है, जो पहले आपके शेयर लिए हैं, ठीक है, आप उन्हीं को ऑफर कर रहे हो कि भाई देखो आपने हमारे कंपनी के शेयर खरीदे हैं, आप हमारे वैल्यूएबल शेयर होल्डर हैं, ठीक है, बहुत कीमती शेयर होल्डर हैं, क्या आप और भी शेयर खरीदना चाहेंगे। उनको ऑफर कर रही है, डायरेक्ट बेच नहीं रही है, वो चाहें तो खरीदें चाहे तो ना खरीदें, ठीक है। इसको हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ते हैं, इनविटेशन टू ऑफर, ठीक है। ऑफर दिया है, इनवाइट किया है आपको पर्सनली, जो हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं उनको, पब्लिक को नहीं, ठीक है, उनको। ये कौन से सेक्शन में बताया गया है, सेक्शन 26 सब सेक्शन 2 में, ठीक है। राइट इशू समझ गए। राइट इशू ऐसा इशू होता है शेयर का जो कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ही इशू करती है, जो शेयर होल्डर पहले से कंपनी में शेयर लिए बैठे हुए हैं, ठीक है, जो कंपनी के शेयर पहले से खरीद चुके हैं, परचेज कर चुके हैं, उन्हीं को फिर से इशू करेगी। ये होता है राइट इशू, ठीक है। दूसरा होता है रिपीट इशू ऑफ अ कोटेड सिक्योरिटी, ठीक है। देखो दूसरा होता है रिपीट इशू। रिपीट से ही पता चल रहा है कि पहले आप किसी को शेयर इशू कर चुके हो, ठीक है। अब यहाँ पे रिपीट इशू कोटेड सिक्योरिटी लिखा है। कोटेड सिक्योरिटी में शेयर भी आते हैं, डिवेंचर भी आते हैं, ठीक है। कोटेड मतलब आपने एक प्राइस फिक्स किया, ठीक है, एक प्राइस फिक्स किया, उस पर कोट करेंगे लोग, ठीक है, ठीक है, लोग बोलेंगे, मतलब जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं, ठीक है, एग्जिस्टिंग जो मेंबर हैं, उनसे कहा जाएगा कि भाई देखो हमको और शेयर बेचने हैं और सिक्योरिटीज़ बेचनी, चाहे वो शेयर हो या डिबेंचर हो, ठीक है। तो उनसे कहा जाता है कि भाई आप कोट करो। कोट मतलब आप दाम लगा और इसका रेट फिक्स करो आप। तो कुछ लोग रेट लगाते हैं, कोई कुछ कम लगाता है, कोई ज़्यादा लगाता है, तो जो मतलब ऐसा रेट फिक्स होता है जो ना उनके लिए नुकसानदायक हो ना इनके लिए, ठीक है, वही होता है कोटेड। ये भी हमारा सेक्शन 26 सब सेक्शन 2 में ही डिफाइन है कंपनीज एक्ट के। फिर उसके बाद जो आता है अंडर राइटर, ठीक है। अगर कोई पब्लिक कंपनी, ठीक है, अगर कोई पब्लिक कंपनी किसी अंडर राइटर को, ठीक है, अंडर राइटर को अपने शेयर देती है और उससे कहती है कि भाई आप बेचो, ठीक है, बदले में हम आपको इस पर कमीशन देंगे, ठीक। अंडर राइटर का मतलब होता है कि कोई एक ऐसा व्यक्ति होगा, कोई एक ऐसी कम्युनिटी होगी, कोई एक ऐसा इंस्टीट्यूशन होगा, कोई ऐसी संस्था होगी जो कंपनी से सारे शेयर बल्क में ले लेगी। उसके बाद वो इंस्टीट्यूशन, वो संस्था उस कंपनी के शेयर को धीरे धीरे लोगों में बेचेगी और कंपनी को इकट्ठे, ठीक है, एक मुश्त पैसे कंपनी को दे देगी, ठीक है। वो होते हैं अंडर राइटर। अंडर राइटर के एग्जाम्पल अगर हम देखें तो सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल हम पाएंगे बैंक, ठीक है, क्योंकि बैंक हमारे जो होते हैं वो किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदते हैं, ठीक है, और उनको ऑफ़र दिया जाता है और वो क्या करते हैं, शेयर इशू करते हैं पब्लिक में, ठीक है। पब्लिक में शेयर इशू कैसे करते हैं, पब्लिक में नहीं, वो एक्चुअली अपने वो पर्सनल कस्टमर को ही बेचते हैं, ठीक है, जो उनके बैंक के फिक्स कस्टमर होते हैं, जो वैल्यूएबल कस्टमर होते हैं, उन्हीं को वो ऑफ़र करते हैं, वो उसको ख़रीदते हैं और कंपनी, बैंक क्या करती है, कंपनी को इकट्ठे पैसे चुका देती है। वो होते हैं अंडर राइटर, ठीक है। ये हमारा डिफाइन है सेक्शन 33 में कंपनीज एक्ट की, ठीक है। उसके बाद आता है नो पब्लिक इशू।
अगर कंपनी, कोई भी कंपनी, मैंने बताया ना कि अगर पब्लिक इन्वॉल्वमेंट है तो प्रॉस्पेक्टस इशू करना कंपलसरी है, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो चाहे पब्लिक कंपनी हो, ठीक है। लेकिन जब कोई पब्लिक कंपनी ही हो जिसके नाम में पब्लिक है और वो पब्लिक को ही इशू नहीं कर रही है, फिर क्या कर रही है? प्राइवेट प्लेसमेंट कर रही है। प्राइवेट प्लेसमेंट में होता है कि कम से कम आप 1 लोग को, मैक्स टू मैक्स 49% को, यानी कि 50 बिलो, 50 से कम लोग, ठीक है। इसमें अंडर राइट, इसमें नो पब्लिक, जो प्राइवेट प्लेसमेंट होता है इसमें 50 से कम के लोग, 50 से कम लोग होंगे, यानी कि 49 हो सकते हैं या इससे और भी कम होंगे, ठीक है। लेकिन इसके ऊपर या इतना नहीं हो सकते, ठीक है। अगर उतने लोग हैं और उनको पर्सनली इनवाइट करके, बुला करके उनको अपने पर्सनली शेयर, कोई आप कोई सिक्योरिटी है, डिवेंचर है या शेयर है, उनको पर्सनली ऑफर कर रहे हो, उनको बेच रहे हो, तो वो प्राइवेट प्लेसमेंट होता है। और जब कंपनी प्राइवेट, कोई भी कंपनी, पब्लिक कंपनी अगर प्राइवेट प्लेसमेंट कर रही है, ठीक है, लोगों को पर्सनली शेयर बेच रही है, 50 से कम लोगों को एक जगह पे इकट्ठा कर करके उनकी एक मीटिंग करती है और उनमें उन लोगों को शेयर अपने बेचती है, ठीक है, देती है, तो वहाँ पे अगर प्राइवेट प्लेसमेंट कर रही है तो उसको प्रोस्पेक्टस वहाँ देना ज़रूरी नहीं है, ठीक है, आवश्यक नहीं है। फिर पर्सनल कांटेक्ट, अगर कोई कंपनी पर्सनल कांटेक्ट पे कर रही है, पर्सनल कांटेक्ट इन द सेंस हमारे जानने वाले, मान लीजिए मैंने कोई कंपनी स्टैब्लिश की है, मेरे जानने वाले, मेरे दोस्त हैं कोई 8-10 या फिर मेरे रिश्तेदार ही हैं, मैंने उनको कह दिया देखो मेरी कंपनी ने शेयर निकाले हैं, शेयर इशू करना है, आप लोग ही परचेस कर लें, हमें बाहर इशू ना करना पड़े, ठीक है। तो वो क्या होता है, वही लोग जब खरीद लेते हैं तो उनको हमें प्रॉस्पेक्टस देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई कि कहाँ, देखो सीधी सीधी बात समझो, वेयर इशू ऑफ प्रॉस्पेक्टस इज़ नॉट नेसेसरी, प्रॉस्पेक्टस कहाँ मतलब इशू करना ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ये ऑप्शन है, इसमें प्राइवेट कंपनी को तो एग्जाम कर दिया गया है। और पब्लिक कंपनी के केस में जब पब्लिक कंपनी राइट इशू लाती है तब उसको प्रोस्पेक्टस इशू करना ज़रूरी नहीं है, जब रिपीट इशू ऑफ अ कोटेड सिक्योरिटी करती है तब भी नहीं, और जब अंडर राइटर उसके शेयर को बेच रहे हैं तब भी उसको प्रोस्पेक्टस इशू करने की ज़रूरत नहीं है। और जब पब्लिक कंपनी, कोई भी पब्लिक कंपनी पब्लिक इशू नहीं लाती है बल्कि प्राइवेट प्लेसमेंट में जा करके लोगों को शेयर बेचती है तब भी उसको प्रॉस्पेक्टस इशू करने की ज़रूरत नहीं है। और जब पर्सनल कॉन्टैक्ट्स को बेच रही है तब भी हमें प्रॉस्पेक्टस इशू करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। फिर उसके बाद समझ लेते हैं कि इसमें एक्सपर्ट कौन होते हैं, ठीक है। एक्सपर्ट किसको कहेंगे, कौन आते हैं एक्सपर्ट की कैटेगरी में। तो देखो हमारा कंपनीज एक्ट का सेक्शन 2 सबसेक्शन 38 बताता है कि एक्सपर्ट कौन है। एक्सपर्ट इंक्लूड्स एन इंजीनियर, अ वैल्यूअर, अ सीए, अ सीएस, अ सीडब्ल्यूए एंड any person who has the power or authority to issue a certificate in any law। देखो कह रहा है, हमारा कंपनी लॉ बहुत ही फ्रेंडली बात कर रहा है कि देखो हमारे लॉ के अंदर, हमारे कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर जिनको हमने बता दिया कि वो एक्सपर्ट हैं, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकता है, कोई इंजीनियर हो सकता है, कोई वैल्यूअर, वैल्यूअर मतलब कि जब कोई प्रॉपर्टी अगर बिक रही है तो उसकी वैल्यू फिक्स करता है, ठीक है। जब एसेट लायबिलिटी काउंट होती है तो लायबिलिटी को पे करने के लिए एसेट की जो वैल्यू निकाली जाती है वो एक वैल्यूअर करता है, ठीक है। तो वो वैल्यू फिक्स करता है कि इसका, इस प्रोडक्ट का क्या वैल्यू होगा, तो वो भी एक एक्सपर्ट होता है, ठीक। और दूसरा कोई कंपनी सेक्रेटरी हुआ, सीएस, वो भी है। कोई सीडब्ल्यूए, कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट अगर है कोई, तो वो भी हमारा एक्सपर्ट की कैटेगरी में आएगा। और इसके अलावा कोई और व्यक्ति जिसको पावर है और उसको ये अथॉरिटी दी गई है कि भाई वो सर्टिफिकेट इशू कर सके, ठीक है, एक सर्टिफिकेट इशू कर सके किसी भी लॉ में, हमारे लॉ में कंपनीज एक्ट में ही नहीं, वो किसी और भी लॉ में अगर उसको बताया गया है कि वो एक्सपर्ट है, एक्सपर्ट की डेफिनेशन वहाँ बताई गई है, तो उसको भी हमारा कंपनी लॉ इंक्लूड कर रहा है, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई। एक्सपर्ट किसको कहते हैं, कोई भी व्यक्ति जो एक इंजीनियर होगा, ठीक है, एक वैल्यूअर होगा, एक सीए होगा चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक सीएस होगा कंपनी सेक्रेटरी, एक सीडब्ल्यूए कॉस्ट वर्क अकाउंटेंट होगा, और उसके अलावा कोई एक ऐसा व्यक्ति जिसको पावर है और जिसके पास अथॉरिटी है सर्टिफिकेट इश्यू करने का, सिर्फ कंपनी लॉ में ही नहीं बल्कि किसी और लॉ में भी अगर उसको ये पावर दी गई है तो वो एक्सपर्ट की कैटेगरी में आएगा। इतनी सी बात समझ में आ गई आप लोगों को। अब हम देखते हैं कि प्रॉस्पेक्टस के टाइप्स कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं, ठीक है। ये समझने के लिए हमें देखना होगा कि एक्चुअल में होता क्या है प्रॉस्पेक्टस। जो अभी हमने पढ़ा ना, प्रॉस्पेक्टस क्या होता है, कोई भी डॉक्यूमेंट होगा, ठीक है, जो पब्लिक को इशू किया जा रहा है एज अ प्रॉस्पेक्टस, ठीक है, चाहे वो नोटिस हो, सर्कुलर हो, एडवर्टीजमेंट हो, ठीक है, या फिर कुछ भी हो जो
उसकी कैटेगरी में आ रहा है, ठीक है। तो हम समझते हैं कि प्रोस्पेक्टस क्या होता है, वो तो हम देख लिए। अब देखना है कि प्रकार कौन कौन से होते हैं उसके, ठीक है, क्या क्या टाइप्स, उनके कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो कुछ टाइप्स हमने नोट कर रखे हैं, उनमें से कुछ देखते हैं। पहला है एब्रिस प्रॉस्पेक्टस, ठीक है। एब्रिस प्रॉस्पेक्टस जो कि डिफाइंड है अंडर सेक्शन 32 में, सॉरी अंडर सेक्शन 33, ठीक है, सेक्शन 33 में एब्रिस प्रॉस्पेक्टस डिफाइंड है अंडर सेक्शन 33 में। क्या होता है एब्रिस प्रॉस्पेक्टस? मीन्स अ मेमोरेंडम कंटेनिंग सच साइलेंट फीचर्स, ठीक है, सच साइलेंट फीचर्स ऑफ अ प्रॉस्पेक्टस एज मे बी स्पेसिफाइड बाय सेबी, ठीक है। कह रहा है कि कोई भी ऐसा प्रॉस्पेक्टस, ठीक है, कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें मेमोरेंडम के फीचर्स को कंटेन करके लिखा गया हो, कंटेन किया गया हो, फीचर्स को कंटेन किया गया हो, ठीक है, और उस फॉर्म में, उस तरीके से, जिस तरीके से सेबी ने बता रखा है। सेबी ने कैसे बताया है? सेबी ने बताया है फॉर्म नंबर 2 में। किसमें? फॉर्म 2A में। ये जो फॉर्म दिया है 2A का, जिस तरह से प्रेस्क्राइब किया है सेबी, सेबी मतलब होता है स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है, ये सेबी है, ठीक है। इन्होंने जिस तरह से बताया है कि कंपनी कैसे अपने प्रॉस्पेक्टस को इशू करेगी, एवरेज प्रॉस्पेक्टस को, और किस फॉर्म में करेगी, फॉर्म 2A में, और जैसे बताया है वैसे करेगी। तो अब देखो, इसको हम थोड़ा सा इसको पार्ट वाइज में करके समझते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा तोड़ के समझते हैं। क्या है? अटैच्ड विद द एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन फॉर्म के साथ जुड़ा होगा, ठीक है, एप्लीकेशन के साथ जुड़ा होगा। इंक्लूड द मेन कंटेंट्स ऑफ MOA, ठीक है, इंक्लूड द मेन कंटेंट्स ऑफ MOA ब्रीफ में, ठीक है, जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के कंटेंट, मेन कंटेंट हैं, ठीक है, वो इस में लिखे होंगे, इस फॉर्म के साथ जो अटैच्ड होगा डॉक्यूमेंट, उसमें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के मेन फीचर्स को लिखा होगा। कैसे? बहुत बड़ा बड़ा नहीं, क्योंकि मेमोरेंडम तो बड़े बड़े उसमें लिख दिया गया, बहुत बड़ा हो गया वो तो, लेकिन इसमें छोटे छोटे तरीके में लिखा है, शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया होगा, ठीक है, ब्रीफ करके, समराइज करके लिखा गया है, ठीक है। इशूड ओनली इन केस ऑफ अ पब्लिक ऑफर, ठीक है, ये पब्लिक ऑफर के लिए ही इशू किया जाता है, ठीक है। जब मैंने बताया ना कि जब किसी भी कंपनी के साथ पब्लिक का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, ठीक है, तो उसको प्रॉस्पेक्टस इशू करना कंपलसरी हो जाता है। और कंपलसरी होगा कब? जब हमको पब्लिक ऑफर लाना है, जब हमको पब्लिक से पैसे लेने हैं, पब्लिक आए हमारी शेयर खरीदे और हम पब्लिक से पैसे लें, तब हमको पब्लिक को ये चीज़ देना कंपलसरी है, एब्रिस प्रॉस्पेक्टस, ठीक है। उसके बाद देखते हैं दूसरा, सेल्फ प्रॉस्पेक्टस, जो कि डिफाइंड है सेक्शन 31 में, सेक्शन 31 में, हमारे कंपनीज एक्ट के सेक्शन 31 में डिफाइंड है सेल्फ प्रॉस्पेक्टस, ठीक है। देखो क्या होता है, पब्लिक कंपनी में रेज फंड्स फ्रॉम पब्लिक, देखो पब्लिक कंपनी से पैसा रेज कर सके, उसके लिए उसको क्या क्या करना पड़ता है? फ्रेश प्रॉस्पेक्टस इज टू बी इशूड। जितनी बार कंपनी इशू करेगी जितनी बार कंपनी को पैसे की जरूरत होगी, उतनी बार कंपनी फ्रेश प्रॉस्पेक्टस इशू करेगी। कौन से फ्रेश? सेल्फ प्रॉस्पेक्टस, ठीक है। सेल्फ प्रॉस्पेक्टस को हर बार जब कंपनी को पैसे की जरूरत होगी, तब कंपनी सेल्फ प्रॉस्पेक्टस हर बार इशू करेगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि भाई देखो, ये ज़्यादा बड़ा होता है, ये छोटा होता है, ठीक है, ये इसमें जो फीचर्स उसमें है वही फीचर्स इसमें भी रहेंगे, लेकिन इसको और छोटा तोड़ ताड़ के बनाया जाता है, ठीक है। देखो, प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग एंड रजिस्टरिंग इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग। देखो, अब सीधी बात है कि हर बार इसको सेल्फ प्रॉस्पेक्टस को इशू करना पड़ता है, इसलिए इसको रजिस्टर्ड कराना और इसका प्रोसेसिंग टाइमिंग बहुत ज़्यादा ले लेता है, बहुत ज़्यादा टाइम ले लेता है। मान लीजिए हमको साल में 3 बार पैसे इशू करने हैं, पैसे लेने हैं, या हर साल हमको पब्लिक से पैसे लेने हैं, तो क्या हम हर साल जो है पहले ROC के पास जाके उसको रजिस्टर्ड कराएंगे, नोटिस देंगे, और उसकी जब कंपाइल जो उसका प्रोसेसिंग है वो प्रिपेयर कराने में, और उसकी प्रोसेसिंग टाइम बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, जिससे कंपनी को नुकसान होगा। तो उसके बदले में क्या कहा उन्होंने कहा, इंस्टीड प्रिपेयरिंग फ्रेश प्रॉस्पेक्टस, प्रिपेयर सेल्फ प्रॉस्पेक्टस,
ठीक है, करें इंस्टीड ऑफ प्रिपेयर करने की जगह क्या करें, वो इश्यू कर दें। कौन से प्रोस्पेक्टस? सेल्फ प्रोस्पेक्टस को प्रिपेयर कर लें और इश्यू कर दें हर बार सेल्फ प्रोस्पेक्टस, क्योंकि सेल्फ प्रोस्पेक्टस बनाने में थोड़ा कम टाइम लगता है, ठीक है, टाइम कम लगता है। और एक बार आरओसी को नोटिस दे दिया गया और उसको इकट्ठे हमने कई सारे बना लिए और कई सारे बना के अपने पास रख लिया और आरओसी को नोटिस दे दिया, आरओसी के पास रजिस्टर करा दिया। अब हमको बार बार आरओसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अगर एवरेज हम करते हैं इशू हर बार, तो हर बार हमको बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, बहुत लेंदी हो जाता है प्रोसेस, ठीक। इसलिए कम टाइम में और कम समय में हमको यही सबसे आसान तरीका लगता है इशू करने के लिए। इशूड फॉर ऑल इशूज़ अप टू 1 ईयर। कह रहे हैं कि 1 साल के अंदर जितने भी पैसे लेने हैं कंपनी से, कंपनी को पब्लिक से, 1 साल के अंदर कंपनी को जितने भी पैसे लेने हैं पब्लिक से, वो 1 साल के लिए सेल्फ प्रोस्पेक्टस इशू कर देगी, ठीक है। सेल्फ प्रोस्पेक्टस 1 साल के लिए एक बार इशू कर दी, फिर उसके बाद अगले साल उसको फिर चाहिए तो फिर से नया इशू कर देगी सेल्फ प्रोस्पेक्टस, ठीक है। ये बात समझ आएगी बात, क्योंकि ये सिर्फ 1 साल के लिए ही इशू किया जाता है। इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम इज टू बी फिल्ड विद द आरओसी, ठीक है। मेमोरेंडम का जो इन्फॉर्मेशन इसके अंदर लिखी होगी सेल्फ प्रोस्पेक्टस के अंदर, इसको आरओसी तक पहुंचाना, आरओसी के पास इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी है, कंपलसरी है, ठीक है। ये बात समझ गए। अभी हमने क्या पढ़ा? एवरेज प्रोस्पेक्टस, सेल्फ प्रोस्पेक्टस। एवरेज प्रोस्पेक्टस वो होता है जो एप्लीकेशन के साथ अटैच्ड होता है एक फॉर्म, ठीक है। उसमें क्या होता है? उसमें होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स, ठीक है। मेन कंटेंट जो होते हैं, सारे मेन कंटेंट वो शॉर्ट फॉर्म में समराइज करके इसमें लिखे होते हैं। और कहाँ इशू किया जाता है? ये सिर्फ पब्लिक ऑफर के लिए पब्लिक को इशू किया जाता है। पब्लिक ऑफर जहाँ होगी, जहाँ पब्लिक को ऑफर दे रहे होंगे, जहाँ पब्लिक को इन्वॉल्व करेंगे, वहीं पे एवरेज प्रोस्पेक्टस इशू होगा, ठीक है। उसके बाद पढ़ते हैं सेल्फ प्रोस्पेक्टस, जो हमारा डिफाइन है सेक्शन 31 में। इसमें क्या कहता है? सेल्फ प्रोस्पेक्टस लेस टाइम कंज्यूमिंग होता है, इसमें टाइम कम लगता है, ठीक है। और ये साल में सिर्फ एक बार इशू किया जाता है और साल भर इसी एक प्रोस्पेक्टस से आप पैसा कलेक्ट कर सकते हो शेयर होल्डर, मतलब पब्लिक से, ठीक है। और कहते हैं कि इसका प्रोसेसिंग और रजिस्टरिंग टाइम जो दूसरे प्रोस्पेक्टस है इसके अलावा उसमें बहुत ज़्यादा टाइम जाता है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा मतलब उसको रजिस्टर करने में, प्रिपेयर बनाने में, उसको रजिस्टर करने में काफ़ी टाइम जाता है, जिससे कंपनी को नुकसान होता है, ठीक है। और ये फ्रेश हर बार पैसे इशू करने के लिए हर साल में तुमको जितने साल में जितने बार पैसे लेने हैं, हर बार तुम नया इशू कर सकते हो, ठीक है। कह रहा है इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम इज टू बी फिल्ड विद द आरओसी। अगर मेमोरेंडम की कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर है जो इस प्रोस्पेक्टस में लिखी गई है, क्योंकि लिखना तो पड़ेगा ही, मेमोरेंडम का ही इन्फॉर्मेशन इसमें दिया जाएगा, कंपनी की डिटेल्स जो होंगी वो मेमोरेंडम से ही ली जाएंगी, तो वो आरओसी के पास इन्फॉर्म करना ज़रूरी होता है, ठीक है। इतनी बात समझ गए हैं। हमने 2 प्रोस्पेक्टस समझे, एवरेज प्रोस्पेक्टस और सेल्फ प्रोस्पेक्टस, ठीक। उसके बाद हम देखते हैं कि अगला प्रोस्पेक्टस जो है हमारा वो है रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस। रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस होता क्या है? रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस वो प्रोस्पेक्टस होता है जो डिफाइंड है हमारे कंपनीज एक्ट के सेक्शन 32 में, ठीक है। ये एक्चुअली ऐसा प्रोस्पेक्टस होता है जो कंप्लीट नहीं होता है, ठीक है, वो इनकम्प्लीट होता है, अधूरा होता है, आधा अधूरा जिसको बोलते हैं ना, कि पूरी जानकारी किसी भी पब्लिक को नहीं दी जाती है, ठीक है। किसी शेयर होल्डर को या किसी कम्युनिटी को कोई जानकारी, पूरी जानकारी नहीं दी जाएगी, ठीक है। वो बताएंगे कि भैया हम शेयर, मतलब हम इश्यूज ला रहे हैं, ठीक है, हम शेयर इशू ला रहे हैं, आप सब्सक्राइब करो, ठीक है। लेकिन वो ये नहीं बताते, क्या नहीं बताते? इट डज नॉट इंक्लूड द कंप्लीट पर्टिकुलर्स ऑफ द क्वांटिटी ऑफ और द इशू ऑफ प्राइस ऑफ द सिक्योरिटीज, ठीक है। ये मतलब किसी को भी, ठीक है, किसी ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर को या फिर शेयर होल्डर को या इवन कह सकते हो डायरेक्टली पब्लिक को, ठीक है, ये पब्लिक को जानकारी नहीं देते किस चीज़ की, कि कितना शेयर ला रहे हैं और किस प्राइस पे ला रहे हैं, ठीक है। ये इसकी जानकारी नहीं देते, ये सिर्फ बताते हैं कि भैया हम शेयर ला रहे हैं, इशू ला रहे हैं, ठीक है, आप आइए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। इतनी सी बात ये बताते हैं और ये पूरी जानकारी नहीं देते, इसलिए इसको हम इनकम्प्लीट प्रोस्पेक्टस कहते हैं। कौन सा होता है इनकम्प्लीट प्रोस्पेक्टस? रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस, ठीक है। रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस एक इनकम्प्लीट प्रोस्पेक्टस होता है। इसमें क्वांटिटी यानी कि उसकी कितनी
कितने शेयर हम ला रहे हैं और किस कीमत पे ला रहे हैं ये नहीं बताते हैं, ठीक है। और एक बात कहते हैं कि फाइल रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस विद आरओसी एटलीस्ट 3 days प्रायर, ठीक है। कम से कम 3 दिन पहले आरओसी के पास यानी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास 3 दिन पहले आपको सबमिट करना होगा, इसको लेके जाना होगा आरओसी के पास, ठीक है। आरओसी को बताना होगा कि भैया हम इशू लाने वाले हैं और ये उसमें मेंशन नहीं कर रहे हैं कि क्या है क्या नहीं है, कितने शेयर ला रहे हैं और किस कीमत पे ला रहे हैं, ये नहीं बताएंगे, ठीक है। ये कुछ भी नहीं बताएंगे और सिर्फ ये जाके पूरी जानकारी इन्फॉर्मेशन जाके ये प्रोस्पेक्टस ही जा करके वहाँ सबमिट करेंगे, फाइल करेंगे उसके पास, ठीक है, रजिस्टर्ड करेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस। उसके बाद आता है लेटर ऑफ ऑफर्स, ठीक है। लेटर ऑफ ऑफर्स सेक्शन 25 ऑफ हमारे कंपनीज एक्ट में डिफाइन है। क्या है देखो, फर्दर इशू ऑफ शेयर्स बाय मेकिंग ऑफ राइट इशू। मान लीजिए कंपनी शेयर पब्लिक में प्रोस्पेक्टस इशू कर चुकी है, ठीक है, पब्लिक में प्रोस्पेक्टस इशू कर चुकी है, उससे जो पैसा आया उसके बाद भी शेयर कंपनी के पास है और कंपनी को पैसा और चाहिए, तो कंपनी डायरेक्ट क्या करेगी, इशू करेगी लाइक राइट इशू। राइट इशू मतलब अपने एग्जिस्टिंग होल्डर को ही इशू करना, ठीक है, वो राइट इशू होता है, ठीक है। फिर उसके बाद ऑफरिंग शेयर्स टू डायरेक्टली टू इट्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। यही बात कर रहा है कि अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को डायरेक्ट इशू करेगी, ठीक है, डायरेक्ट जाके उनसे डायरेक्ट कहेगी भाई आप हमारे शेयर खरीदो, ठीक है, उनसे जाके डायरेक्टली कहेगी। उसके बाद कंपनी इशूज अ डॉक्यूमेंट, कंपनी इशूज अ डॉक्यूमेंट, ठीक है, कॉल्ड एज लेटर ऑफ ऑफर। उसके बाद कंपनी एक लेटर इशू करेगी जिसको लेटर ऑफ ऑफर कहते हैं। उसमें ऑफर दिया होगा एग्जिस्टिंग मेंबर को, डायरेक्टली जा करके वो लेटर दिया जाएगा कि देखो भैया हम ये शेयर है, इतनी शेयर है, इतने पैसे में है, इसको आप खरीदिए, ठीक है। ये कंटेन्स द डिटेल ऑफ द ऑफर्स, कंटेन द डिटेल्स ऑफ ऑफर। डिटेल मतलब यही है कि ऑफर किस प्राइस पे है, कितने शेयर होंगे, ठीक है, उसकी प्राइस क्या होगी, ठीक है, और आप खरीदना है तो उनको भाई जानकारी भी देना पड़ेगा। राइट इशू में तो जानकारी पूरी देनी पड़ेगी, है ना, ये चीज़ें। दूसरा ऑफर लेटर, एक होता है लेटर ऑफ ऑफर, दूसरा होता है ऑफर लेटर, ठीक है। ऑफर लेटर क्या होता है, ऑफर लेटर होता है व्हेन कंपनी मेक्स प्राइवेट प्लेसमेंट, ठीक है, जब कोई कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट करती है, ठीक है, प्राइवेट प्लेसमेंट करती है यानी कि लेस देन 50 लोग, 50 लोगों से कम लोग होते हैं, उनको पर्सनली कंपनी मेल करती है या फिर उनको इनविटेशन भेजती है, जैसा कंपनी को सही लगता है वो उस तरह से एक ऑफ़र भेजती है कंपनी। उसमें सिर्फ ऑफ़र लिखा होता है कि हम आपको इतना शेयर ऑफ़र कर रहे हैं, क्या आप खरीदेंगे, क्या आप इंटरेस्टेड हैं हमारी कंपनी के शेयर्स खरीदने में, वो होता है ऑफर लेटर। दूसरा कह रहा है इशूड टू सेलेक्ट ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर। जो प्राइवेट प्लेसमेंट में लोग आएंगे 50 से कम यानी कि 49 या 49 से कम होंगे, वो कौन से क्या होंगे, वो इन्वेस्टर्स का ग्रुप होगा। वो ऐसे इन्वेस्टर्स होंगे वो ऐसे लोग होंगे जो कंपनीज में सिर्फ इन्वेस्ट करने का काम करते हैं, कंपनीज में पैसे लगाते हैं, ठीक है, बदले में कंपनीज से प्रॉफिट लेते हैं अपना, ठीक है, तो वो उन्हीं को स्पेशली ऑफर करें। ऑफर लेटर, एक हो गया लेटर ऑफ ऑफर, दूसरा हो गया ऑफर लेटर। ऑफर लेटर डिफाइन है हमारे कंपनीज एक्ट के सेक्शन 28 में, ठीक है, ये सेल के लिए ही होते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, धन्यवाद, आज के लिए सिर्फ इतना ही।